भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। मणिपुर से मुंबई तक पैदल चलेंगे राहुल गांधी। 14 जनवरी से शुरू करेंगे यात्रा। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। माघ मेला की तैयारियों का किया निरीक्षण। थोड़ी देर में पद अधिकारियों से करेंगे बातचीत। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी की ट्रांसफर नीति। जिलों से हटेंगे 4 साल से जमे अफसर। ड्यूटी के दौरान देना होगा घोषणा पत्र। तेजी से फैल रहा कोरोना। लखनऊ में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 4। सीएमओ ने सावधानी बरतने के दिए निर्देश। यूपी में कोहरे का कहर। यमुना एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 10 लोग घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। रामनगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दिन पीएम मोदी नए हवाई अड्डे के उद्घाटन करेंगे। साथ ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मंदिरों और आश्रमों ने भी खास तैयारियां की हैं। लोगों का सौभाग्य है, अयोध्यावासियों का, कि अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 30 दिसंबर को अयोध्या पधार रहे हैं और उस दिन वो एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन का और अन्य योजनाओं का रामपथ, राम जन्मभूमि पथ और भूमि पथ अयोध्या का ये जितने रास्ते चौड़ीकरण किए हो रहे हैं, जितने काम चल रहे हैं, जनसभा के साथ साथ क्या रोड होंगे और उसके बाद उनकी जनसभा भी होगी, रोड शो भी होगा। रोड शो भी ये जब वो गुजरेंगे तो रोड शो ही है। तो जनता उनके लिए पागल है, मोदी जी के लिए लगातार हजारों की संख्या में लोग स्वागत के लिए, लाखों लोग। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले नगर निगम अयोध्या को पॉलीथीन मुक्त कराना चाहता है। इसके लिए अयोध्या नगर निगम स्वच्छता अभियान में जुटा हुआ है। महापौर गिरीश त्रिपाठी स्कूल में कार्यक्रम के जरिए एक झोला बांट रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। महापौर गिरीश त्रिपाठी ने बताया, अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी और सीएम योगी अयोध्या में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, अयोध्या वासियों का भी यह कर्तव्य है आगे बढ़कर इसकी साफ सफाई और एक अच्छा वातावरण बनाया जाए। प्रतिष्ठा से पहले ही प्लास्टिक मुक्त अयोध्या का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और मतलब हम लोग इस बात के लिए पूरे प्राण से लगे हुए हैं कि अयोध्या प्लास्टिक मुक्त हो और प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही हो। क्या संदेश देना चाहते हैं? अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, अयोध्या वासियों का एक कर्तव्य है कि आगे बढ़कर इसकी साफ सफाई में, इसकी निर्मलता में, इसकी मिलनसारता में, इसके आने वाले जाने वाले लोगों से सब व्यवहार में एक अच्छा वातावरण बनाएं, ताकि जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है वह भी उसको पूरी दुनिया में उसका एक मिसाल कायम हो और आने वाले समय में भी अयोध्या की साफ सफाई और सारी चीजें उसका एक स्तरीय रिकॉर्ड बने, जिसको पूरी दुनिया उससे संदेश दे सके। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने कस्बा विल्की में एक जनसभा को संबोधित कर सम्राट अशोक चौराहे का लोकार्पण किया। साथ ही सम्राट अशोक की मूर्ति का भी अनावरण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा सहित भाजपा सांसद और विधायक मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आज प्रदेश और देश के अंदर मोदी जी की गारंटी चलती है और विपक्ष के लोग उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। वहीं अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा, अखिलेश यादव अब कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद।
उत्तर प्रदेश में तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें इस बार जीतेंगे। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार के पास योजनाओं का भंडार है। हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में जा रही है। जिनकी समस्याएं बची हैं उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तमाम समस्याओं का भी समाधान करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। सर लोगों को बुलाएंगे क्या, किस तरीके से? सुब्रत पाठक जी का बयान आया है जी के किसी आदमी को नहीं बुलाया जाए। सुब्रत पाठक जी ने कहा कि राम बिल्कुल न दावत दी जाए। ये हमारा काम है, वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करेगा। ये भाजपा या सरकार का काम नहीं है। और जो आना चाहेगा वो आवे, और जिनको राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन जाने का कोई दुख है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, हम तो राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर फूल बरसाते हैं, स्वागत करते हैं। जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की क्रेडिट ले लिया है, तो अभी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्रेडिट लेना बाकी है। जो इस प्रकार की बात करने वाले हैं, जरा वो आगे बढ़े, देखिए। सीएम ने अभी घोषणा की है कि जो हिजाब तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनकी राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर चलती है और इसके कारण से यह सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। सत्ता के बिना, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती, वैसे तड़प रहे लोग हैं। एक्सीडेंटल जरूर कर्नाटक और तेलंगाना में इनको सफलता मिल गई है, लेकिन इनका सफाया होना शुरू हो गया। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कमल खिला है और देश में कमल खिलने जाएगा। और 142 साल से लगातार अब फिर दोबारा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है उन्होंने। देखिए, यह जो प्रदर्शन करने वाले हैं, ये हार की खीज निकाल रहे हैं। जो तीनों राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, जीत से ये लोग इतने हताश, इतने निराश और उदास हो गए हैं। मुद्दा नहीं है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। और उसके कारण से जो सदन चलाने वाले लोग हैं, उनको जो निर्णय लेने का होता है, चाहे वह विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, कार्रवाई की गई है। उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये हारने के कारण बहुत खींच गए हैं और 2024 की हार सुनिश्चित देख लिए हैं। तीसरी बार मोदी सरकार देख लिए हैं। सारे भ्रष्टाचारी, सारे बेईमान, सारे जिनके ऊपर आरोप है, कोई जमानत पर है, कोई जमानत जेल में है, वो सभी प्रकार की। 24 का आंकड़ा क्या रहने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 80, देश में 400। प्रयागराज के एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज परिसर में ज्ञान कुंभ यानी कि पुस्तकों का मेला लगा हुआ है। इस बार के पुस्तक मेले को ज्ञान कुंभ का दर्जा दिया गया है। 10 दिनों तक चलने वाले किताबों के महाकुंभ में हर दिन हजारों की संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। ज्ञान कुंभ की बात करें तो देश के 65 से अधिक पब्लिकेशन की किताबों को इस समय सजाया गया है। 20 से अधिक राज्यों के लेखकों की किताबों से पुस्तक मेले में लाए लोग आकर्षित हो रहे हैं। पुस्तक मेले में आए लोगों का कहना है ज्ञान कुंभ में उनकी बेहतरीन किताबें देखने को मिल रही हैं। कई किताबें जो लोकल बाजारों में नहीं मिलती वो यहाँ मिल रही हैं। सुल्तानपुर की रहने वाली शिखा श्रीवास्तव का कहना है वो पहली बार इस ज्ञान कुंभ का हिस्सा बनी है और उन्होंने खूब खरीदारी की है। बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा है और बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, बहुत नॉलेजफुल बुक्स हैं। मैंने काफ़ी लिया भी है और बच्चे भी बहुत इंटरटेन कर रहे हैं और काफ़ी किफ़ायती दाम में बहुत बढ़िया किताबों का यहाँ संगम है, आप कह सकते हैं कुंभ है। किताबों का तो दिखाया रहा है, बाकी बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ, बच्चों के लिए बहुत बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। बढ़िया से स्टेशनरी सामान है और बुक्स हैं और यूजफुल चीज़ें हैं। अच्छा, नॉलेज आपने देखा जमावड़ा बुकों का कभी इससे पहले या? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। पहली बार मैंने इस तरह से देखा है और अभी तो आधा ही घूम पाई हूँ, आधा बचा हुआ है। बहुत बढ़िया है। अच्छा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव। मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। अरे वाह। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हमारे लिए। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी, मैजिक वाटर बुक्स, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं बहुत पहली बार आई हूँ और इतनी सारी किताबें पहली बार देखी हूँ। ओलंपियाड की चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। यहाँ पे आके अच्छा भी बहुत लग रहा है। क्या नाम बेटा आपका? काव्या चंद्रा। बड़ी संख्या में
युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी उत्सुकता है कि वो देखें कि क्या कुछ नया है। छोटे छोटे बच्चों के लिए विशाल भंडार है, उनकी ड्राइंग की बुक हैं, कॉमिक्स हैं, अमर चित्र कथा है, हमारे जो प्रेरक प्रसंग हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर हर वर्ग का पुस्तकें ध्यान रखा गया हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल हमारी कोशिश है। और मैं आपको बताऊं कि ये राष्ट्रीय स्तर का पुस्तक मेला है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, रायपुर, जयपुर, भोपाल, पटना, लखनऊ और तमाम गाजियाबाद, नोएडा, सब जगह से प्रकाशक आए हैं और बहुत उम्मीद से आए हैं। और वो सब बहुत उत्साहित और खुश हैं कि प्रयागराज के जो पुस्तक प्रेमी हैं, जो जनता है, उन्होंने उनको हाथों हाथ लिया है, बहुत उत्साहित हैं। और मैं एक चीज़ यूपी में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आया। पहाड़ों की बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई शहर घने कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहन चालकों को लाइट और इंडिकेटर जलाकर चलना पड़ रहा था। वहीं एटा में भी डीएम ने रैन बसेरे और अलावों का औचक निरीक्षण किया और बस स्टैंड पर सर्दी से ठिठुर रहे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को कंबल बांटे। वहीं डीएम प्रेमरंजन सिंह ने बताया, गरीब असहाय लोगों को इस गलन भरी सर्दी में 10,000 से ज्यादा कंबल वितरित करने का लक्ष्य है। कितने लोगों को बांटे काफी सभी लोगों को करीब इसमें बांटे कंबल पता है जानकारी क्या कहेंगे बहुत अच्छी आ गई है। सर्दियों में कम्बल बांटे बीएम साहब ने दिया था कंबल, बीएम साहब आए थे कंबल दिया था। हाँ बस स्टैंड पर सर्दी है तो रहा था। कितने लोगों को बांटा है बीएम साहब? हाँ कम से कम 20 लोगों को। भीतर है अधिकारी थे। हाँ साथ अधिकारी थे। क्या कहेंगे बहुत धन्यवाद आ रहा है उनके लिए ज्यादा। देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है, पिछले कुछ दिनों में ठंड बढ़ गई है और उसी के अंतर्गत जनपद एटा में हम लोगों ने रैन बसेरे बनाए हैं और साथ में अलाव जलाने की व्यवस्था की है। तो पिछले 1 हफ्ते से ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे एटा नगर पालिका, साथ में अलीगंज तहसील क्षेत्र, जलेसर तहसील क्षेत्र, तीनों जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। और साथ ही में जो हमारे ऐसे स्थल होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे कि बस अड्डा हुआ या फिर मंडी हुआ या फिर तमाम ऐसे जगह होते हैं, जिला अस्पताल हुआ, जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती है, तो वहाँ पे हम लोग अलाव जलाने की व्यवस्था की है। साथ ही में हम लोगों ने इस साल 10,000 कंबल बांटने का निर्णय लिया है। तो उसी के अंतर्गत पिछले 1 हफ्ते से हम लोग कंबल बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा कंबल उपलब्ध कराई जाती है वो भी रहेगा। साथ में जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, हमारे यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कंबल बांटा जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत आज मैं भी यहाँ पे कंबल बांटने के लिए यहाँ बस अड्डे पे आया हुआ हूँ। साथ में मैंने रैन बसेरे का भी निरीक्षण जिला प्रशासन का कि ठंड में कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा न हो, जो भी उसके लिए हम लोग कर सकते हैं अवश्य। अचानक आए हैं और अचानक आपने सुना है, तो क्या ये किसी रणनीति के तहत है कि आप अचानक आके जगह ये कंबल बांट रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अचानक जब औचक निरीक्षण करते हैं तो वो सच्चाई का पता चलता है। साफ सफाई की व्यवस्था भी देखने को मिलती है, वहाँ पे चीजें व्यवस्थित है कि नहीं है वो भी देखने को मिलती है। तो हम लोग पूरे ठंड में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि मैं खुद और साथ में हमारे दोनों एडीएम साहब, सारे एसडीएम साहब ये रात्रि में और सुबह अर्ली में औचक निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि किसी को भी कोई प्रकार की असुविधा। क्या पाया कितनी आपको जो है रैन बसेरा में ठीक मिला, कमियां मिली, और जनपद में कितने रैन बसेरे जो आपने बनाए? नहीं, रैन बसेरा अभी हमने देखा है। रैन बसेरा में व्यवस्था ठीक है, वहाँ पे कंबल वगैरह की व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है। और जहाँ तक कंबल बांटने की बात है, हम लोग पिछले 1 हफ्ते से कंबल बांट रहे हैं। कलेक्ट्रेट में भी मैंने निर्णय लिया है कि जो भी फरियादी हमसे मिलने आते हैं और अगर उनको कंबल की आवश्यकता होती है तो उनके लिए भी कंबल वहाँ पे रखा गया है और उनको डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग का, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग अपने जनपद में इस बार रिकॉर्ड 10,000 कंबल बांटे। सभी लोग मिलजुल के, प्राइवेट संस्थाएं भी बांटे, गवर्नमेंट की तरफ से भी, आप सभी लोग के सहयोग से भी। हमारे
हमारी जनपद में एक पत्रकारों द्वारा भी कंबल बांटने का भी कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छा उससे मैसेज गया है। तो हम लोग निश्चित तौर पे मिलजुल के इसको करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। इनका क्या आप अपील करेंगे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, समाज सेवी है, वो भी आगे आए, वो भी इसमें अपना सहयोग दें? नहीं, बिल्कुल, ये तो बिना स्वयंसेवी संस्थाओं के, प्राइवेट संस्थाओं के सहयोग के ये कार्य संभव नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट जो संस्थाएं हैं सभी मिलकर जब ये कार्यक्रम करते हैं तो जो भी गरीब व्यक्ति होते हैं जिनको कंबल की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। और ये एटा जनपद का इतिहास भी रहा है कि यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के यहाँ पे कंबल बांटने का प्रोग्राम करते हैं। मैंने देखा है कि आए दिन 2-3 दिन के गैप पे कोई ना कोई कंबल वितरण का कार्यक्रम जरूर करता है। तो मैं आप लोग के माध्यम से भी एटा के सभी जो भी ऐसे लोग हैं जो समर्थ हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, साथ में जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी कंबल वितरण का कार्यक्रम करें। और जो गरीब व्यक्ति अगर किसी के पास ठंड से बचाव के लिए व्यवस्था नहीं है तो वो व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। थैंक यू। यूपी के सीतापुर में शहर में स्थित रैन बसेरों का एडीएम नीतीश सिंह ने औचक निरीक्षण किया। एडीएम ने शहर में स्थित कई रैन बसेरों का हाल जाना। रोडवेज बस स्टैंड के रैन बसेरे के औचक निरीक्षण में एडीएम ने यात्री से बातचीत की और फीडबैक लिया। एडीएम ने यात्री से कहा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? रैन बसेरे में किसी ने कोई भुगतान तो नहीं लिया? और इसके बाद एडीएम ने इसके बाद शहर के कई रैन बसेरों को चेक किया। इस मौके पर एडीएम के साथ नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नमिंद्र अवस्थी भी मौजूद रहे। ये बाहर टाइप में है, तंबू टाइप में पाले थे। इस समय भी फिलहाल मेरे यहाँ जैसे हाटा जो नगर पालिका है वहाँ पर भी नहीं है, शायद अब स्टार्ट हो रहा है। नहीं, निश्चित रूप से होंगे, आपकी जानकारी में नहीं है। नहीं, जैसे हमारे यहाँ स्टेशन जो है होंगे तंबू टाइप। तो ये रैन बसेरा देख के कैसा लगा आपको? ये आज आकस्मिक रूप से मेरे द्वारा रैन बसेरों का निरीक्षण किया जा रहा है। ये मेरा दूसरा निरीक्षण है, अभी मेरे द्वारा और भी निरीक्षण किया जाएगा। आज मैं बिस्वा गया था, मैंने वहाँ पे चेक किया है। और ये चेक करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो जन सुविधा दे रहे हैं, जन सामान्य को रैन बसेरों के द्वारा हमारे सुविधा देने का सरकार की मंशा है, वो 100% पूर्ण होती दिखे। और आकस्मिक रूप से चेक करने का उद्देश्य इतना था कि हम जो वहाँ पर रैन बसेरे में लोग रुके हुए हैं उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर सकूं और उनका फीडबैक प्राप्त कर सकूं। थैंक्स। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले 14 जनवरी 2024 को न्याय यात्रा शुरू करेंगे, जो 20 मार्च को खत्म होगी। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र तक जाएगी और इस बीच ये यात्रा 14 राज्यों को कवर करेगी। भारत न्याय यात्रा 6000 किलोमीटर से ज्यादा की होगी। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पैदल कवर की थी। जयराम रमेश ने बताया कि केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। चौदह जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा
दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है, समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि भारत न्याय यात्रा का। इसकी डिटेल अगले कुछ दिनों में हमारे महासचिव संगठन आपको देते रहेंगे, पर मोटे तौर से 14 जनवरी को ये शुरू होगा, 20 मार्च को समाप्त होगा। मणिपुर से मुंबई, भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू और कश्मीर और दिल्ली के अलावा 12 राज्य शामिल थे। भारत न्याय यात्रा में 16 राज्य शामिल हैं, 14 राज्य शामिल हैं, पर 6200 किलोमीटर लंबा ये भारत न्याय यात्रा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि उज्जैन और मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर विकास कार्य हो। 2028 में उज्जैन में कुंभ मेला लगने वाला है और इसको लेकर उज्जैन जिला प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। यहां हर 12 साल में एक बार साधु संतों का जमावड़ा लगता है, जिसको देखते हुए उन्होंने विकास के लिए योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। मेरा प्रयास है कि उज्जैन संभाग सहित सभी संभागों में, प्रदेश भर में विकास के सभी काम चले, और खासकर उज्जैन में तो 2028 में सीमस्त आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है। ऐसे में हमारे विकास के कामों को लेकर के तुरंत उस पर भी प्लान बनाने के लिए कहा है, और जो हमारे चलने वाले काम है, जो पूर्ववर्ती सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मंजूर थे, वो सारे कामों की गति बने। उज्जैन के विकास को लेकर के हम सबकी इच्छा है, क्योंकि उज्जैन के बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन एक तरह से माननीय मोदी जी के शुभारंभ करने के बाद ही ये एक अलग प्रकार की स्थिति में आया है। इसलिए मैंने आज भी उसकी संख्या की जानकारी निकाली कि लगातार हमारे उज्जैन में तीर्थाटन करने वालों की संख्या अत्यधिक बढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए सारे प्रबंधन हो जाए, आने जाने के मार्ग ठीक हो जाए, जन सुविधाएं ठीक से हो जाए, जो भीड़ के प्रबंधन है खास करके लंबा नहीं चलना पड़े, छोटे से छोटे में उनके दर्शन जल्दी हो जाए, या तिरुपति बालाजी या अन्य देवस्थान पे जो समय का स्लॉट देते हैं कि उस समय उनके दर्शन हो जाए, तो आधे घंटे से कम समय में दर्शन हो, इसका भी बात करने के लिए मैंने कहा है। और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में और विकास के जो काम हो सकते हैं उस सब पे बात। मेरा प्रयास है कि उज्जैन संभाग सहित सभी संभागों में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं होने की बात कही। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को जांच कराने के निर्देश दिए। वहीं इस मामले पर भाजपा की तरफ से मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नकली दवाओं के व्यापारी हैं और जांच एजेंसी के पास आप नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ पर्याप्त सबूत है कि अरविंद केजरीवाल वो लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो कानून का पालन नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो नकली दवाओं का व्यापार करवाता है।
अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जो भ्रष्टाचार की एक कम समय में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना देता है। इस पूरे दुनिया में कोई पार्टी बनी हो और बनने के अपने सबसे कम समय में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का आरोपी बन गई हो, यह आम आदमी पार्टी के साथ ही हुआ है। कोर्ट ने भी मान लिया है कि शराब घोटाला में पर्याप्त सबूत है, इसलिए जो कोर्ट का निर्णय है, जो बेल रिजेक्शन पे जो कह रही है कोर्ट की टिप्पणी है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए किसी बड़ी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे दिल्ली के लोगों को एक ऐसा अभिशाप मिल गया। आज दिल्ली के लोग अपनी 12 साल की औसत आयु कम कर चुके हैं, हम आप सभी। और उस अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने 2012 में एक ट्वीट किया, वो आप भी चले जाइए, 2012 उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब कोई नेता ईडी सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। यह ट्वीट है अरविंद केजरीवाल, आई एम जस्ट कोटिंग, 24 नवंबर 2012। अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैं देखता हूं कि कोई ईडी और सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। ऐसे लोग भ्रष्टाचारी होते हैं और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों पे आरोप लगते ही अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नाउ आई एम अनकोटिंग। अरविंद केजरीवाल, ये आप ही हो भाई। तीसरा सम्मन ईडी ने दिया है और कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए, उनके जो नेता बंद हैं उनके प्रति जो उनका कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट इज नॉट बीजेपी। और मैं तो यह भी सुन रहा हूं, कहते ये इलीगल है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप ही के नीचे 2 मंत्री और एक आपका सांसद उसी केस में जेल में है, बेल नहीं मिल रही है, और उसी केस में जब पर्याप्त सबूत होने की बात कोर्ट कह चुकी है, आपको समन करती है, आप जांच में सहयोग नहीं करते, तब दिल्ली आपको भगोड़ा भी समझ लेती है। तब समझ लेती है ये नकली दवा की जो बात आ रही है ना, असल में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का सब कुछ नकली नकली ही है। नकली व्यक्तित्व, नकली बातें, नकली दवाइयां। अगर असली कुछ है तो उनका भ्रष्टाचार और दिल्ली का प्रदूषण। हम आप कल्पना करें, अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये लगभग 150 बसें, एग्जैक्टली नंबर 1300, माफ करिएगा, ये 1300 बसें अगर नहीं दी होती नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली को, तो हम किस हाल में जीते। उन बसों में बैठकर आज लोगों को लगता है कि हम कितने अच्छी व्यवस्था में, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में रह रहे हैं। लेकिन यहां की उन 1300 बसों को हटा दीजिए, अभी कुछ और देने वाले हैं केंद्र सरकार से। हम सभी सांसदों ने भी चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी ने उसका बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। लेकिन हमें आश्चर्य तब होता है इनके नकलीपन का कि जहां लिखा होता है ये हेवी इलेक्ट्रिकल मिनिस्ट्री, वहीं चपका देते हैं बस हम लेन में चला रहे हैं, हमारी बस लेन में चल रही है। और आप सभी देखते होंगे कितना लेन में चलती है। हम तो गार्ड ड्राइवर को बोल देते हैं भैया थोड़ा पीछे ही रखो, देखो ये चलाने वाली दिल्ली सरकार की व्यवस्था है, पता नहीं कब चढ़ा दे। कि अरविंद केजरीवाल वो लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। अरविंद केजरीवाल
इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।